अब अगर नोड एनालिसिस और मैश एनालिसिस में अगर क्लैरिटी है, इन दोनों में कॉन्सेप्ट्स अगर हमको समझ में आता है कि नोड एनालिसिस क्या है और मैश एनालिसिस क्या है, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर कंसिडर किया थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि इसमें डिफरेंट ये आप देख सकते हैं कि इसमें एक डिपेंडेंट सोर्स यहाँ पर लगा हुआ है, ये यहाँ पर एक डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है और उसके बाद दो आइडियल सोर्सेस लगे हुए हैं और दो पैसिव एलिमेंट्स लगे हुए हैं, 2 ओम और 4 ओम के। तो इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी ये होती है इसमें सॉल्व करने में कि यहाँ पर जब भी हमारे पास ये डिपेंडेंट सोर्स होता है तो इससे थोड़ा सा लगता है कि जो क्वेश्चन हो गया काफ़ी डिफिकल्ट हो गया, लेकिन है बहुत ही आसान। इसको करते कैसे हैं वो देखना है आपको। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो डिपेंडेंट सोर्स है किस टाइप का डिपेंडेंट सोर्स है, तो इसको अगर ध्यान से देखेंगे, इसको मैं अगर यहाँ पर ड्रॉ करूँ, ये जो डिपेंडेंट सोर्स है इस तरीके से दिख रहा है। डिपेंडेंट सोर्स को पहचानना कैसे है कि डिपेंडेंट सोर्स जो होता है अगर डायमंड शेप में, यानी कि इस तरीके से अगर डायमंड शेप में अगर दिख रहा है और उसके अंदर अगर पोलैरिटी अगर मार्क है तो इसका मतलब वो डिपेंडेंट सोर्स है। और अगर इस तरीके से अगर सर्कल में या इस तरीके से अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट सोर्स है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। क्योंकि अंदर पॉजिटिव नेगेटिव मार्क है इसीलिए इसका मतलब क्या है, ये वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स। अगर इसी में अगर एरो अगर बना होता है, डायमंड शेप में अगर एरो बना होता, ऊपर या नीचे किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, अगर एरो अगर बना हुआ तो इसका मतलब ये कौन सा होता, करंट सोर्स। लेकिन अभी जस्ट मैंने बताया कि डायमंड शेप वाले जो है वो क्या है, डिपेंडेंट सोर्सेस। लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि किस पे डिपेंड कर रहा है। ये वाला जो वोल्टेज सोर्स यहाँ पर होता है, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 4 टाइप के होते हैं डिपेंडेंट सोर्सेस। ये मैं एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन में बताऊंगा और अच्छे से कि कितने टाइप के डिपेंडेंट सोर्स होते हैं। यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में ये जो डिपेंडेंट सोर्स है यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमको इतना तो पता चल गया कि इस डायमंड शेप के अंदर प्लस माइनस है, इसका मतलब ये वोल्टेज सोर्स है। लेकिन किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2i। 2i का मतलब है कि वोल्टेज सोर्स तो है लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है, i यानी कि करंट पर, यानी कि करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। यहां पर जिस कैटेगरी का दिया हुआ है डिपेंडेंट सोर्स कौन सा है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, यानी कि CDVS। तो अगर जब भी हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स का न्यूमेरिकल दिया रहता है तो उसमें कुछ नहीं करना है, जैसे नॉर्मल हम मैश एनालिसिस नोड एनालिसिस अप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे सब कुछ भी वहां पर डिफरेंट नहीं रहेगा। बस हमको वहां पर थोड़ा सा डेटा रिप्लेस करना पड़ेगा, उससे आसान हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड पावर लॉस इन 4 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग नोडल एनालिसिस एंड मैश एनालिसिस। यानी कि हमारे पास दोनों मेथड यहाँ पर मेंशन है, नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस। तो वन बाय वन एक को देख लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं नोडल एनालिसिस पर। हाँ, यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है सुपर मैश। सुपर मैश का मतलब ये होता है, सुपर नोड का मतलब ये होता है कि जब किसी दो प्रिंसिपल नोड के बीच में कोई भी वोल्टेज सोर्स आता है तो उसका मतलब वो क्या होता है, सुपर नोड। लेकिन सुपर मैश का मतलब ये होता है कि जब किसी भी दो लूप के बीच में कोई करंट सोर्स आता है तो उसको बोलते हैं सुपर मैश। तो जब भी कहीं किसी डायग्राम में किसी सर्किट में अगर करंट सोर्स अगर दिया हुआ है और उसको बोला जा रहा है कि केवीएल से सॉल्व करो, तब वहां पर सिर्फ केवीएल से सॉल्व नहीं किया जा सकता है, उसको केवीएल प्लस केसीएल प्लस ओम्स लॉ, तीनों से ही हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, इसके जस्ट पहले वाले मेथड में मैंने काफी डिटेल में बताया इसको। ये किसका क्वेश्चन है, सुपर मैश का। ये नॉर्मल मैश नहीं है क्योंकि यहाँ पर दो लूप के बीच में क्या है, करंट सोर्स। तो ये जो न्यूमेरिकल है अगर हम मैश से जब सॉल्व करेंगे, मैश एनालिसिस से, तो यहाँ पर हमको केवीएल केसीएल और ओम्स लॉ तीनों यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्योंकि नोडल से तो आसान है, नोडल में क्योंकि करंट का समेशन करना होता है। डिफिकल्टी क्यों होती है सुपर मैश के न्यूमेरिकल में मैश एनालिसिस अप्लाई करने में, वो भी देखेंगे। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं नोडल एनालिसिस। पहला जो मेथड दिया हुआ है नोडल एनालिसिस। अगर नोडल एनालिसिस से चलेंगे, इसी डायग्राम में मैं चेंज कर रहा हूँ। नोडल एनालिसिस का मतलब हमको सबसे पहला काम क्या करना है नोडल एनालिसिस में। नोडल एनालिसिस का स्टेप ही होता है, स्टेप बाय स्टेप अगर देखा जाए तो उसका पहला स्टेप ये होता है कि हमको उसमें क्या करना रहता है, नोड आइडेंटिफाई करना रहता है। नोड आइडेंटिफाई करने का मतलब पहले हमको नोड पहचानना है। नोड यहाँ पर देख लेते हैं इस पूरे सर्किट में। ठीक, देख सकते हैं यहाँ पर एक पैसिव एलिमेंट, एक एक्टिव एलिमेंट, यहाँ पर एक नोड है। क्योंकि नोड का मतलब ये क्या होता है, कनेक्शन पॉइंट, जहां पर कनेक्शन है। यहाँ पर दो डिफरेंट एलिमेंट्स हमारे कनेक्टेड है, ये वाला, यहाँ पर भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स कनेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पर 3 एलिमेंट्स कनेक्टेड है। कौन कौन से, ये डिपेंडेंट सोर्स, ये करंट सोर्स और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस। और यहाँ पर एक और पॉइंट है जहां पर 3 एलिमेंट्स कनेक्टेड है। इसका मतलब 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर कनेक्शन पॉइंट हमको मिल रहा है। लेकिन इन चारों पॉइंट में हमको ये देखना है कि हमको सिर्फ प्रिंसिपल नोड पर ही वोल्टेज अज्यूम करना है। ठीक, अब इसमें ये देखना है प्रिंसिपल नोड की डेफिनेशन क्या होती है, जहां पर 2 से ज्यादा कनेक्शन हो। ठीक, 2 से ज्यादा कनेक्शन, तो 2 से ज्यादा कनेक्शन वाले पॉइंट दो ही दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला।
यहाँ पर भी देख सकते हैं 3 कनेक्शन, यहाँ पर भी देख सकते हैं 3 कनेक्शन। इसका मतलब ये दोनों क्या है, प्रिंसिपल नोड, प्रिंसिपल नोड। ये भी क्या है, प्रिंसिपल नोड। यहाँ पर सिर्फ 2 एलिमेंट कनेक्टेड है, इसका मतलब ये सिंपल नोड है। यहाँ भी सिर्फ 2 एलिमेंट कनेक्टेड है, इसका मतलब ये भी सिंपल नोड है। अब मैंने बताया है कि जब भी हमको नोड एनालिसिस को सॉल्व करना है तो हमको सिर्फ प्रिंसिपल नोड पर ही वोल्टेज अज्यूम करना है, लेकिन उससे पहले एक और काम करना है। नोड आइडेंटिफाई करने के बाद जितने भी नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड्स है हमारे पास, उसमें से किसी एक प्रिंसिपल नोड को हम क्या अज्यूम कर लेंगे एज अ रेफरेंस नोड, यानी कि हम इसको ले लेते हैं रेफरेंस नोड एज अ। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नीचे कर दिया हुआ तो नीचे ही हम वहां पर ले सकते हैं रेफरेंस नोड। रेफरेंस नोड हम ऊपर भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम भी अज्यूम कर लेंगे, ठीक। जैसे क्वेश्चन की डिमांड होगी उसके हिसाब से हम सॉल्व उसको कर सकते हैं। हमने यहाँ पर क्या मांग लिया, रेफरेंस वोल्टेज V = 0 यानी कि ग्राउंड वोल्टेज। अब बचा सिर्फ एक प्रिंसिपल नोड, एक प्रिंसिपल नोड यहाँ पर, यहाँ पर हमने क्या मान लिया, अननोन वोल्टेज V। अब सिंपल नोड पर हमको अज्यूम करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल नोड जो है हमारे पास, अगर हम यहाँ से इस ब्रांच में, क्योंकि ये तीनों ही एलिमेंट्स कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, अगर यहाँ पर हमारे पास अगर वोल्टेज अगर निकल जाता है तो वोल्टेज इस मतलब पूरे ब्रांच के टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय इस ब्रांच के टोटल रेजिस्टेंस अगर हम निकाल लेंगे तो हमें करंट मिल जाएगा। इसका मतलब इसमें हमें करंट इजीली मिल जाएगा। तो अगर हमें इसमें इजीली करंट मिल जाएगा तो हम इसमें भी वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं, इसमें भी निकाल सकते हैं, इसमें तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है। तो सीरीज में अगर सारे एलिमेंट्स अगर कनेक्टेड है तो हमको सिंपल नोड पर अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, ठीक। इसीलिए हमको प्रिंसिपल नोड पर हमको वहां पर वोल्टेज अज्यूम करना है। तो सिंपल नोड को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर अज्यूम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमारे पास एक नोड हमारे पास मिला एक V, यहाँ पर हमने अज्यूम कर लिया अननोन वोल्टेज V। अब हम पर क्या अप्लाई करेंगे, KCL अप्लाई, क्योंकि नोडल एनालिसिस में नोड आइडेंटिफाई करने के बाद दूसरा काम क्या है कि हमको उस नोड पर अननोन वोल्टेज अज्यूम करना है, कर लिया। उसके बाद तीसरा क्या काम करना है कि वहां पर KCL अप्लाई करना है। तो अप्लाई KCL करना है, अप्लाई KCL एट नोड, इसको नोड 1 दे दो, ठीक। जब KCL अप्लाई करेंगे तो KCL का मतलब होता है, पहले बताया मैंने, समेशन ऑफ I = 0। इसका मतलब KCL का मतलब इस जंक्शन पर जितनी करंट्स आ रही हैं और जितनी करंट्स जा रही हैं उनका समेशन क्या होगा, 0। इसका मतलब, और एक और चीज क्या करनी कि हमको इसको क्या अज्यूम करके चलना है, हायर वोल्टेज। अगर हम उसको हायर वोल्टेज अगर अज्यूम करके चलेंगे तो ये हमारे लिए थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा उसको सॉल्व करने के लिए। अगर ये हायर वोल्टेज है हमारे पास, ठीक, इसका मतलब इस ब्रांच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमको देखना है कि इस ब्रांच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, क्योंकि हमको क्या करना है, इसमें कितनी करंट है और इसमें कितनी करंट है और इसमें कितनी करंट है, तीनों का समेशन करना है। यही हमारा केस, ठीक। तो इसको अगर हमने हायर अगर ले लिया है तो इसमें हमको करंट निकालनी पड़ेगी। तो हम हमारी जो करंट निकल के आएगी वो क्या होगी, जंक्शन से आउटवर्ड, क्योंकि हायर होगी। लेकिन इसमें ऑलरेडी करंट की डायरेक्शन दी हुई है इनकमिंग जंक्शन की तरफ, इसमें नहीं हमको पता है तो हमने इसको हायर लिया तो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। जहां आपको करंट की डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, मतलब सीधा सा है कि अगर करंट सोर्स कनेक्टेड नहीं है, अगर वोल्टेज सोर्स है और बाकी एलिमेंट्स कनेक्टेड है तो हम उसको डाउनवर्ड ले लेंगे, कोई इसमें कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। तो यहाँ पर 3 डायरेक्शन हमको मिल गई। तो सबसे पहली वाली करंट जो हमको निकालनी है ये वाली, इसमें हमको पोटेंशियल डिफरेंस देखना है कि इस ब्रांच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो अगर हायर वोल्टेज अगर भी है माइनस लोअर वोल्टेज, 2 वोल्टेजेस हमारे पास यहाँ पर कनेक्टेड है। इसको अगर ध्यान से अगर देखेंगे तो एक 10 वोल्ट है हमारा नेगेटिव पॉजिटिव में कनेक्टेड, और ये भी कैसे कनेक्टेड है, नेगेटिव पॉजिटिव। इसका मतलब ये दोनों ऐड हो गए तब इससे माइनस होगा, ये हो जाएगा 10 + 2i, क्योंकि इस ब्रांच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 + 2i। अगर यही चीज अगर रिवर्स होती तो ये क्या होती, ऐड हो जाती, फिर अलग नहीं होती, ठीक। अब यहाँ पर दूसरी वाली करंट जो है ये वाली 6 एम्पीयर ये आ रही है, आ रही है का मतलब -6। चाहो तो इनकमिंग करंट को एक्साइट कर लो या आउटगोइंग करंट को एक्साइट कर लो, या इनकमिंग करंट माइनस आउटगोइंग करंट = 0 कर लो, दोनों बात बराबर है, ठीक है। तो पहली वाली करंट, सॉरी इसमें रेजिस्टेंस लिखना भूल गया, V माइनस पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 2 -6। फिर उसके बाद दूसरी करंट हमारी थी 6 एम्पीयर, यहां पर ले लिया। उसके बाद तीसरी करंट जो है हमारी, इसमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V - 0, ये हमारी आउटगोइंग करंट है तो प्लस होगी, V - 0 डिवाइड बाय इस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस कितना, 4 = 0। ये याद रहे कि इसमें ये वाली जो करंट है पहली वाली, ये कैसी है, आउटगोइंग, और ये कैसी है, इनकमिंग जंक्शन की तरफ, ठीक। और उसके बाद ये वाली भी कैसी है, आउटगोइंग। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। 3 करंट्स है हमारे पास। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, हमको B मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है, मैंने अभी जस्ट बताया कि जब भी डिपेंडेंट सोर्स का न्यूमेरिकल होगा तो उसमें अननोन पैरामीटर बढ़ेंगे। जिसमें अननोन पैरामीटर देखो क्या है यहाँ पर, B - 10 + 2i। इस पूरे इक्वेशन में
v के अलावा एक और अननोन दिख रहा है, वो क्या है i। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसको सिंपलीफाई कर लेंगे। इस 6 को इधर कर देते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा हमारे पास, ठीक, यहाँ पर जैसे इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक, एलसीएम लेके, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन आ रही है। अब प्रॉब्लम मैंने क्या बताया कि हमको निकालना क्या था, वोल्टेज। इस नोड पर वोल्टेज निकालना है, लेकिन वोल्टेज निकालने के लिए हमको यहाँ पर आई को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा आया है किससे, डिपेंडेंट सोर्स से। तो हमको ये अब देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में जहां भी डिपेंडेंट सोर्स का न्यूमेरिकल दिया रहेगा, उस डिपेंडेंट सोर्स में जिस पे वो डिपेंड कर रहा है, वो सर्किट में कहीं ना कहीं जरूर मेंशन रहेगा। इस डायग्राम में अगर ध्यान से देखा जाए, ये आई यहाँ पर मेंशन है। इसका मतलब जो 4 ओम में जो करंट फ्लो कर रही है, उसका 2 गुना वोल्टेज है यहाँ पर, यही मतलब इसका, ठीक है। जो 4 ओम में जो करंट फ्लो कर रही है आई, उसका 2 टाइम्स है यहाँ पर वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड, डिपेंडेंट सोर्स। इसका मतलब इसमें जो वोल्टेज है वो इसके करंट पर डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल इसको रिप्लेस करेंगे। तो आई अगर हम ध्यान से देखें इस डायग्राम में, जो आई है, आई की डायरेक्शन डाउनवर्ड दी हुई है, इसका मतलब इस तरीके से करंट दी हुई है। ये वाली आई इसी तरीके से फ्लो कर रही है। तो इस आई को अगर देखेंगे तो ये v इसके लिए बड़ा होगा और 0 छोटा। तो आई अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, v माइनस 0 डिवाइड बाय 4। इस ब्रांच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस v माइनस 0, अगर इस करंट की डायरेक्शन अगर अपवर्ड दी होती तो हम क्या करते हैं, 0 माइनस v करते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। v माइनस 0 डिवाइड बाय 4, तो इसका मतलब i की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, v डिवाइड बाय 4। तो इस वैल्यू को क्या करें, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दें यहाँ पर। तो इस इक्वेशन में जैसे ही रखेंगे 3v माइनस 4 इंटू, उसके बाद v डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 44। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा। 3v माइनस v इज इक्वल टू 44, एक इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 44। तो v इज इक्वल टू आया 22 वोल्ट। इसका मतलब ये जो नोड आया, यहाँ पर वोल्टेज कितना आया, 22 वोल्ट। अब 22 वोल्ट निकल गया, ठीक। लेकिन हमको निकालना तो ये नहीं था, हमको क्या निकालना था यहाँ पर, पावर लॉस इन 4 ओम। 4 ओम में हमको पावर लॉस निकालना है, बहुत ही सिंपल है। V हमारे पास यहाँ पर निकल गया, चाहे तो V और I से डायरेक्टली निकाल, V और R से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। यहाँ पर पावर लॉस जब निकालेंगे, पावर लॉस, इसको बता देता हूँ, पावर लॉस इन 4 ओम मतलब P 4 ओम इज इक्वल टू, अब ध्यान से यहाँ पर देखें, ये जो 22 वोल्ट है, इसका मतलब ये है कि इसमें जितना वोल्टेज है, ये वाला ब्रांच जो है, इसमें जो वोल्टेज है और इसमें जो वोल्टेज है और इसमें जो वोल्टेज है, वो तीनों क्या है, 22 वोल्ट, क्योंकि तीनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस में, ये जो 4 ओम रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, 22 वोल्ट, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम। तो हमारे पास पावर के 3 फॉर्मूले हैं, कौन कौन से, v स्क्वायर डिवाइड बाय r, उसके बाद i स्क्वायर r इज इक्वल टू v डॉट i। तो हमारे पास 2 चीजें यहाँ पर दी हुई है, वोल्टेज भी हमको पता है, रेजिस्टेंस भी हमको पता है, तो हम इसी से पावर निकाल लेते हैं। इन दोनों की नीड नहीं है हमको, जो भी हमको बता रहे हैं। हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। तो v हमारे पास दिया हुआ है 22 स्क्वायर डिवाइड बाय r कितना, 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 121 वॉट, ठीक। तो इसमें हमने किया क्या, मैं थोड़ा सा इसको समराइज कर देता हूँ, ठीक, ताकि डिफिकल्टी ना उसको समझने में। जब भी हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स का न्यूमेरिकल रहेगा, ठीक, डिपेंडेंट सोर्स का न्यूमेरिकल हमारे पास जब भी रहेगा, तो हमको बिल्कुल भी उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो स्टेप हम नोडल एनालिसिस से फॉलो करते हैं, हम वही स्टेप फॉलो करेंगे। बस जहां पर डिपेंडेंट सोर्स का पैरामीटर डिफिकल्टी क्रिएट करेगा, बस वहीं पर हमको क्या करना है, उस पैरामीटर को जहां पर भी मेंशन रहेगा उस पूरे सर्किट में, उससे बस रिप्लेस कर देना है, ठीक, ताकि हमारे पास अननोन वैल्यूज जो है वो उतने ही रहें, ठीक, क्योंकि यहाँ पर इसकी वजह से अननोन वैल्यूज बढ़ जाती है। तो हमको बस वहां पर क्या करना है, उसको रिप्लेस कर देना, तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा नोडल एनालिसिस से हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास रिजल्ट कितना है, 121 वॉट। ये 121 वॉट निकला नोडल एनालिसिस से। अब देखते हैं सेकंड प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस में क्या है, मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस में से भी आना चाहिए रिजल्ट, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम डिपेंडेंट सोर्स देखते हैं सर्किट में, तो थोड़ा सा एक अजीब सा दिमाग में आ जाता है कि बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल है, लेकिन एक्चुअल में डिफिकल्ट न्यूमेरिकल होता नहीं है, ठीक है। इसको आसानी से किया जा सकता है। अब मैं ये सब हटा देता हूँ।
ठीक, दूसरा जो मेथड है हमारे पास वो क्या है, मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस का मतलब ये होता है, अभी जस्ट मैंने बताया कि ये मैश नहीं है, सिंपल मैश नहीं है, ये कैसा है, सुपर मैश है। सुपर मैश का मतलब ये होता है जब दो लूप के बीच में करंट सोर्स आता है, या डायग्राम में अगर कहीं भी अगर करंट सोर्स अगर कनेक्टेड है तो सीधा सीधा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सुपर मैश में। तो यहाँ पर करंट सोर्स दिख रहा है। अब डिफिकल्टी क्या होती है केवीएल अप्लाई करने में, मैश एनालिसिस में केवीएल इसलिए अप्लाई करने में दिक्कत होती है सुपर मैश में, क्योंकि यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए, अगर मैं इसमें I1 अगर मैं अज्यूम करता हूँ, इसमें भी अगर I2 अगर अज्यूम करता हूँ, तो जब मैं इसमें केवीएल लगाना स्टार्ट करूंगा तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पर वोल्टेज निकालेंगे, यहाँ पर वोल्टेज निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर हम वोल्टेज निकालने में डिफिकल्ट होते हैं। यहाँ पर मतलब वोल्टेज निकालना डिफिकल्ट होता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है करंट की वैल्यू दी हुई है, ठीक। यहाँ पर हमको वोल्टेज चाहिए, या तो हम अलग से यहाँ पर वोल्टेज अज्यूम करें प्लस माइनस इस तरीके से करके, तो एक और वन नोन वहां पर बढ़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो एक्चुअल में ये करंट सोर्स कनेक्टेड है और हमको चाहिए वोल्टेज की वैल्यू, तो वहां पर वोल्टेज निकालना डिफिकल्ट होता है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, केवीएल के साथ साथ केसीएल भी यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक। तो आते हैं सीधे स्टेप पर। ये तो डिफिकल्टी की बात थी कि कैसे डिफिकल्ट होता है यहाँ पर अप्लाई करना मैश एनालिसिस। तो सबसे पहला काम मैश एनालिसिस में क्या है कि चुपचाप आंख बंद करके एकदम इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट्स अज्यूम कर लो। और मैंने पहले भी बताया है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है एकदम आर्बिट्रेरी है, मतलब आप अपने मन से किसी भी डायरेक्शन में ले लो, लेकिन आपको पोलैरिटी के हिसाब से इक्वेशंस केवीएल की लिखनी है, ठीक है। उसमें अगर मिस्टेक हुआ तो रिजल्ट गलत आ जाएगा, क्योंकि आप किसी भी डायरेक्शन में करंट अज्यूम कीजिए, रिजल्ट जो है आपका, यानी कि जो मैग्नीट्यूड आता है वो सेम आता है, बस साइन आपका चेंज होगा, प्लस माइनस हो सकता है, जो रिजल्ट आएगा प्लस माइनस हो सकता है। और वो प्लस माइनस का इंडिकेशन बस इतना ही है, या तो क्लॉकवाइज होगी या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी डायरेक्शन, ठीक है, करंट की। तो मैंने इस डायरेक्शन में I1 और इस डायरेक्शन में I2, क्योंकि दो लोग दिख रहे हैं हमारे पास, दोनों में मैंने करंट अज्यूम कर लिया I1 और I2। अब दूसरा काम क्या है, हमको क्या करना है, चुपचाप केवीएल अप्लाई करना है। अप्लाई केवीएल इन लूप 1। लूप 1 में जब केवीएल अप्लाई करेंगे तो हमने करंट की डायरेक्शन, अभी जस्ट मैंने बताया, हमें दिमाग में ये रखना है कि हमें करंट की डायरेक्शन के हिसाब से हमें केवीएल इक्वेशंस लिखनी है। अब इस लूप में अगर ध्यान से देखा जाए तो 1 2 3 4 एलिमेंट्स कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, हम यहाँ पर अभी जस्ट मैंने बताया कि यहाँ पर हम वोल्टेज कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमने करंट तो अज्यूम कर ली, हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आउटर लूप में यहाँ पर अप्लाई करेंगे, बाहर वाला जो लूप है उसमें हम लोग अप्लाई करेंगे, यानी कि ये वाला लूप, इस वाले लूप में हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे केवीएल। तो अप्लाई केवीएल इन आउटर लूप, ठीक। हमने ये याद रखा कि हमने जो लूप 1 है उसमें करंट कितनी ली है I1, लूप 2 में I2, ठीक। अब इसके हिसाब से हमको केवीएल इक्वेशन लिखनी है। केवीएल इक्वेशन हमको क्या ध्यान देना है, नेगेटिव से पॉजिटिव वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको एक तरफ कर दो, और पॉजिटिव टू नेगेटिव वाले एलिमेंट्स हैं उनको दूसरी तरफ कर दो। इसका सीधा सा फंडा ये है कि हमको सप्लाई इज इक्वल टू ड्रॉप करना है, या सप्लाई माइनस ड्रॉप इज इक्वल टू 0 करना है। यहाँ पर देखें करंट की डायरेक्शन हमने इस तरीके से ली है, इसका मतलब करंट जब पैसिव एलिमेंट में जब एंटर करेगी तो वहां पर एंटरिंग टर्मिनल पर आएगा पॉजिटिव, लीविंग पर आएगा नेगेटिव। ये तो वोल्टेज सोर्स है, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है नेगेटिव टू पॉजिटिव। फिर आगे जब बढ़े, आगे कहीं एलिमेंट नहीं है, ये वाला जो एलिमेंट है इसमें क्या होगा, पॉजिटिव, यहाँ पर होगा नेगेटिव। फिर आगे बढ़े, इधर कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब 1 2 3 4 एलिमेंट्स कनेक्टेड है, तो चारों में जितना वोल्टेज है उनको समेशन कर देते हैं। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये याद रहे कि जब भी हम पोलैरिटी मार्क करते हैं पैसिव एलिमेंट में, तो वो करंट की डायरेक्शन के हिसाब से करते हैं। जिस डायरेक्शन में करंट रहेगी, वहां जहां पर करंट एंटर करेगी वहां पर हम रखेंगे पॉजिटिव। वो पॉजिटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि वो करंट को अब्सॉर्ब कर रहा है, ठीक है, वो पैसिव एलिमेंट है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव वाले को एक साइड, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव वाला ये रहा, इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 10 प्लस इसका मैग्नीट्यूड 10, इसका कितना 2i इज इक्वल टू, दो ही थे, और पॉजिटिव टू नेगेटिव वाले दो हैं, एक ये और एक ये। तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना, क्योंकि हम वोल्टेजेस का समेशन कर रहे हैं, तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, जितना इसका रेजिस्टेंस, क्योंकि हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, ओम्स लॉ के हिसाब से जितना रेजिस्टेंस जितना करंट हम निकालेंगे यहाँ पर वोल्टेज। तो इसका जितना रेजिस्टेंस 2 ओम मल्टीप्लाइड बाय इसमें जितनी करंट है, इसमें I1 फ्लो कर रही है, तो ये हो जाएगा I1। आगे बढ़े, इसका तुमने ऐड कर लिया, फिर आगे बढ़े, यहाँ पर 4 ओम है, तो प्लस 4 इनटू इसमें करंट कितनी जा रही है, इसमें हमने करंट अज्यूम किया I2, ये हो जाएगा I2 बराबर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 10 प्लस 2i।
अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है। यहाँ पर वो प्रॉब्लम ये है कि हमने यहाँ पर देखा कि 2i1 4i2 इज इक्वल टू 10 प्लस 2i। हमको तो इतना पता है कि हमको निकालना है सिर्फ i1 और i2, लेकिन यहाँ पर एक डिफिकल्टी वो आ रही है कि हमारे पास एक और अननोन यहाँ पर बढ़ रहा है, वो क्या है i, कैपिटल I, यानी कि ये वाली करंट। तो हम क्या करेंगे, और ये आया कैसे है, सिंपल हमारा डिपेंडेंट सोर्स से, तो हम इसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। i को अगर ध्यान से देखा जाए, ये जो i है वही हमारा क्या है i2, क्योंकि हमने उस लूप में i2 अज्यूम किया हुआ है, और जिस डायरेक्शन में i2 फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में i भी मेरा फ्लो कर रहा है। इसका मतलब i2 इज इक्वल टू क्या है, सॉरी i इज इक्वल टू क्या है i2, जिस डायरेक्शन में हमने अज्यूम किया। अगर हमने अज्यूम किया होता i2 की इस डायरेक्शन में, तो i इज इक्वल टू होता i2 इज इक्वल टू होता माइनस i। ठीक, इस चीज का याद रखना है। तो i इज इक्वल टू i2 क्लियर कट हमको दिख रहा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसमें रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, ये जो इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी 2i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 10 प्लस 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा i2। तो इसको जो और सिंपलीफाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2i1 प्लस ये इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा 2i2 इज इक्वल टू 10, और सिंपलीफाई करेंगे इसको, तो i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन में रहेगी 1। ये जो इक्वेशन हमको मिली है, ना ही लूप 1 में केवीएल अप्लाई करने से आई है, ना ही लूप 2 में केवीएल अप्लाई करने से आई है, ये आया है हमको कैसे, आउटर लूप में केवीएल अप्लाई करने से। मैंने स्टार्टिंग में भी मैंने सुपर मैश के कॉन्सेप्ट में बताया था, मैश एनालिसिस में, वहां पर लूप का जो कॉन्सेप्ट है वहां पर हमको ज्यादा उसका फायदा होगा किसमें, जहां पर सुपर मैश का न्यूमेरिकल होगा। सुपर मैश मतलब जब सर्किट में करंट सोर्स कनेक्टेड होगा। ठीक, तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई, लेकिन ये याद रहे कि जो ये इक्वेशन आई है वो किससे आई है, केवीएल। ये इक्वेशन किसकी हेल्प से आई है, केवीएल से आई है। अब उसके बाद हमको क्या अप्लाई करना है, केसीएल, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया है। अब यहां पर देखें, केवीएल अप्लाई करने के बाद वो इक्वेशन हमारे पास आ गई थी, i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 5, ये पहली इक्वेशन आई थी केवीएल अप्लाई करने से। अब केसीएल अप्लाई करेंगे, क्योंकि सुपर मैश का जो न्यूमेरिकल होता है वो कैसे आता है, केवीएल केसीएल प्लस ओम्स लॉ तीनों। तो ओम्स लॉ तो यूज कर ही रहे बराबर, केसीएल अब यहाँ पर यूज करना है, केसीएल कहां पर यूज करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं। इस जंक्शन पर अगर ध्यान से देखा जाए, ये जो i1 है इस डायरेक्शन में आ रही है, i1 और उसके बाद इधर से 6 एम्पीयर आ रही है, और इधर से i2 निकल रही है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये जो लूप वाला था, ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसको मैंने हटा दिया। ठीक, i1 इधर से जा रहा है और i2 इधर से जा रहा है, और 6 एम्पीयर इधर से आ रही है। यहाँ पर जो केसीएल अप्लाई करेंगे, अप्लाई केसीएल एट जंक्शन, यह आ जाएगा आपका, इस जंक्शन पर इनकमिंग करंट दो है, एक i1 और एक 6 एम्पीयर। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ये हो जाएगा i1 प्लस 6 इज इक्वल टू i2। इसका मतलब i1 माइनस i2 इज इक्वल टू माइनस 6। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, दो अननोन आ गए, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर अगर ध्यान से अगर देखा जाए, तो हमारे पास जो ये दो इक्वेशंस आई हैं, अगर बेटर होगा कि हम उसको थोड़ा सा और सही से अगर करें, वो कैसे कि अगर हमारे पास दो अननोन है, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, इन दोनों इक्वेशन में हमको रिक्वायरमेंट है सिर्फ i2 की, क्योंकि एक्चुअली हमको निकालना है पावर लॉस इन 4 ओम। तो पावर लॉस इन 4 ओम में निकालने के लिए हमको सिर्फ i2 की नीड है, i1 की नीड नहीं है। इसीलिए हम जब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, i1 को कैंसिल कर देंगे। तो i1 को जब कैंसिल करेंगे, तो इन दोनों को सिंपल ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा i1 माइनस i2 इज इक्वल टू माइनस 6, तो यहाँ पर i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 5। तो i1 को कैंसिल करना होगा, यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2i2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 6 5 11 माइनस 11, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। i2 इज इक्वल टू एक्चुअल में कितना आएगा, 5.5 एम्पियर। ये आया आपका i2 का वैल्यू, i2 का वैल्यू आ गया 5.5 एम्पियर। इसका मतलब i2 जो है वही करंट इसमें फ्लो कर रही है 4 ओम में। अब 4 ओम में पावर लॉस इजीली निकाल सकते हैं, तो 4 ओम में जब पावर लॉस निकालेंगे, पावर लॉस इन 4 ओम, तो P4 ओम, पावर के मैंने 3 फॉर्मूले बताए, हमारे पास I की वैल्यू है और R की वैल्यू है। तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, I स्क्वायर R। I की वैल्यू जस्ट अभी आई 5.5 का स्क्वायर इनटू R कितना है 4। तो इसको जो सॉल्व करोगे यार 121 वॉट। इसका मतलब सेम क्वेश्चन लेकिन डिफरेंट कॉन्सेप्ट। पहला नोडल एनालिसिस और दूसरा मैश एनालिसिस। निकालना क्या था,
पावर लॉस इन 4 होगा। दोनों ही प्रोसेस से निकाल के देखा, आंसर रिजल्ट सेम आ रहा है 121 वाट। तो ध्यान ये देना है हमको डिपेंडेंट सोर्स के न्यूमेरिकल में कि डिपेंडेंट सोर्स के न्यूमेरिकल में ज्यादा डिफिकल्ट उसको नहीं समझना है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल है। बस जिस तरीके से हम नोडल एनालिसिस को, जिस तरीके से मैश एनालिसिस को सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे, कुछ भी अलग नहीं है उसमें। लेकिन बस करना क्या है हमको कि जब हम इक्वेशंस वहां पर बनाएंगे केसीएल का और केवीएल का, यानी कि केसीएल की इक्वेशन जब बनाएंगे नोडल एनालिसिस में या केवीएल इक्वेशन में बनाएंगे मैश एनालिसिस में, तो वहां पर हमको ध्यान ये देना है कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा अननोन वहां पर बढ़ेगा। वो एक्स्ट्रा अननोन जो बढ़ेगा वो डिपेंडेंट सोर्स की वजह से बढ़ेगा। तो उस पैरामीटर को हमको क्या करना है, रिप्लेस करना है। बस रिप्लेस कैसे करना है कि वो जो डिपेंडेंट सोर्स रहेगा, उस डिपेंडेंट सोर्स का जो पैरामीटर जिस पर डिपेंड कर रहा है वो उस सर्किट में कहीं ना कहीं मेंशन रहेगा। बस वहीं से उसको क्या करना है, रिप्लेस करना है। रिप्लेस जैसे ही आप करोगे तो जितने अननोन्स आपके पहले थे उतने ही अननोन्स रहेंगे, एक्स्ट्रा अननोन वहां पर नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप डिपेंडेंट सोर्स के न्यूमेरिकल्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद भी अगर इसमें डाउट या कंफ्यूजन आ रहा है तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। बंद कर दो।